नमस्कार। दोषौषध निरूपण का तीसरा भाग देखते हैं आज। वृद्धः निर्हर्तव्यः। कुछ केसेस देख के एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करती हूँ। एक 8 मास की गर्भिणी थी और अचानक से उसके सर्वांग पर पीटिका आ गई, पीटिकाएँ आ गई, छोटी-छोटी फुंसियाँ और बहुत तीव्र कंडूयन होने लगा। इतना कि वो एक जगह एक आराम से बैठ नहीं पाती थी। शीत-पित्त की चिकित्सा से उपशम नहीं मिला, जो कुछ गर्भिणी अवस्था में जो मैंने उसको दिया तो उससे कुछ उपशम नहीं मिला। फिर उसने गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ओपिनियन ले लिया, तो उन्होंने पहले तो कुछ दवाइयाँ दी लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ दी। फिर उन इन्वेस्टिगेशंस करवाए, उसमें एलएफटी में कुछ चेंजेस आए थे। एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेट ये सब बढ़ा हुआ था। एंड बिकॉज़ ऑफ द प्लेसेंटल पैथोलॉजी ये रहती है, अनेक बार ऐसा होता है कि बिकॉज़ ऑफ प्लेसेंटल पैथोलॉजी इस तरह का रिएक्शन बॉडी पे आ जाता है या फिर एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ते हैं उसकी वजह से। तो सो डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू गो फॉर द अर्लियर सी सेक्शन। ये उसके रिपोर्ट से एक्चुअली। दोष, कफ-पित्त, मलसंचय जन्य उत्क्लेश ऐसे मैंने निदान किया। कफ-पित्त का मलसंचय जन्य उत्क्लेश और फिर उसको मैंने गर्भिणी मलशोधन बस्ती दे दिया। वाग्भट शारीर अध्याय 2 में जो बदरादि निरूह है, वो मैंने मलशोधन बस्ती दे दिया। प्रभूत मलशोधन हुआ, 3 वेग आए उसको। उस बस्ती की चिकित्सा में फलश्रुति में ही लिखा हुआ है कि पुराण मलशुद्ध्यर्थम, पुराण मलशोधन हुआ और कंडू पीटिका में पूर्ण उपशय हो गया एंड सी सेक्शन करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये वृद्धः निर्हर्तव्यः, कफपित्त का मलसंचयजन्य उत्क्लेश और उससे ये फुंसियाँ, इस तरह का जब निदान हो गया तो वृद्ध दोष थे, अपने स्थान से मार्ग में आए हुए थे, रसगत हुए थे और वो ये लक्षण निर्माण कर रहे थे। वो उनका शोधन करने के बाद ही उसको आराम मिला। तो गर्भिणी मलशोधन बस्ती के बाद उसको आराम मिला था। सो दिस इज़ वृद्धः निर्हर्तव्यः कंडीशन। ये एक पेशेंट थी, 10 वर्ष से कष्टार्थ उसको था। तीव्र उदरशूल, कटिशूल होता था, आद्मान यह सब 4 दिन रहता था उसको और 4 दिन में हर दिन 3 बार साइक्लोप्लाम पाम लेने की उसको आदत थी। वो जो एंटीस्पाज़्मोडिक मेडिसिन है, वो लेने की उसको 10 वर्ष से आदत थी। उसके उभय स्तनों में ग्रंथि थी, बड़ी-बड़ी स्तन ग्रंथियाँ थी और वो 1 वर्ष से शूलमान थी। अधिक शूल रहने पर वो पेशेंट पैरासिटामोल लेती थी। 2 वर्ष से उसको वारंवार ज्वर, उदरशूल, योनिदाह, थ्रोट इन्फेक्शन, यूटीआई इस तरह से कई बीमारियां होती थी और उसके लिए वह हमेशा एंटीबायोटिक्स लेती थी। वह मेरे पास आई तो एक्चुअली अपत्यकांक्षी इस रीज़न के लिए, उसका प्रथम अपत्य जो है वो 4 वर्ष पूर्व उसका आईयूडी हुआ था, प्रथम अपत्य मृत हुआ था और तब से उसको गर्भधारणा नहीं हो रही थी। हेतु देखें तो विदाही अभिसंधि आहार और 10 वर्ष से मृतभक्षण की हिस्ट्री, 10 वर्ष से मृतभक्षण की हिस्ट्री थी वो। दोष, कफपित्त, लीन, वो जो मृतभक्षण की हिस्ट्री थी उसकी वजह से कृमि तज्जन्य अवरुद्ध वात, इस तरह का पिक्चर था। अधिष्ठान रसरक्त मांस आर्तववः, उसको पाचन और अनुलोमन पहले दिया, उसके लिए ये चंद्रप्रभा, कृमि कुठार, दशमूल, यष्टि, गोखरू काढ़ा निकाढ़ा और यथावश्यक सुवर्णसूत, शेखर, मुस्तादिगण, विडंगादि इनका प्रयोग किया। जून में मैंने उसको योग बस्ती करवाए, सर्वांग स्नेहन स्वेदन निरूह, एरंडमूलादि निरूह और अनुवासन सहचरादि तेल का, इस तरह से योग बस्ती करवाए। सितंबर में उसको वमन विरेचन दे दिया और गर्भधारणा के लिए नवंबर में से गर्भ मतलब वमन विरेचन के बाद उसको गर्भधारणार्थ चिकित्सा दी। नवंबर में उसको गर्भधारणा हुई। अप्रैल में छठे महीने में उसको ज्वर आ गया, ज्वर और यूटीआई।
और इसके लिए उन्होंने उसे एडमिट करवाया क्योंकि हेवी ज्वर था उसको, हाई हाई फीवर था। फिर उसका उसका यूएसजी करवाया तो उसमें हेमाटोमा आया और फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि इफ रप्चर्ड, सर्वाइवल ऑफ फीटस इज डाउटफुल। वो मेरे पास आई, उसने कहा कि मैडम ये ऐसा-ऐसा है तो अभी क्या करना चाहिए? अभी छठा महीना चल रहा था, कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते थे। मैंने कहा कि वो उसका रप्चर न हो इतनी हमें केयर करनी चाहिए। उसको प्रमुख औषधि चंदनादिवटी, मौक्तिक कामदुधा, प्रवाळ, उशीर, अनंता, गोखरू, शतावरी, चंद्रकला, वसंत कुसुमाकर, गर्भपाल रस, लघुमालिनी वसंत, जीवनीय गण, इस तरह से इनके कॉम्बिनेशंस दिए और कंटिन्यू घृत, गोखरू घृत का अधोदर पिचू रखा। कंटिन्यू 8वें 9वें महीने में शतावरी घृत के मात्रा बस्ती दिए, 40-40 ml हफ्ते में 2 बार ऐसे। यूएसजी रिपीट करवाया 9वें महीने में, तो हेमाटोमा हैज रिड्यूस्ड, नॉट सीन, एब्जॉर्ब्ड कंप्लीटली, ऐसा रिपोर्ट उसका आया और उसका प्राकृत प्रसव हो गया। वृद्धा निर्हर्तव्या का एक और एग्जाम्पल है सिस्टिक हाइपरप्लाजिया ऑफ एंडोमेट्रियम, ऐसे करके एक पेशेंट मेरे पास आई थी ये सोनोलॉजिकल फाइंडिंग लेकर। रक्त प्रदर की रुग्णा थी, आईटी इंजीनियर थी, 10-11 साल तक ऑफिस स्ट्रेस यह उसका हेतु था। विकार प्रकृति कफ पित्त, अधिष्ठान गर्भाशय आर्तव वह, रस रक्त मांस और समुत्थान में अत्यासन, अव्यायाम, चिंता, विदाही अभिसंधि आहार और जीर्ण अम्ल पित्त, इस तरह का था। रक्त प्रदर की रुग्णा थी, प्रथम रक्त स्तंभन चिकित्सा की क्योंकि बहुत दिन से वो स्राव हो गया था। लाक्षा, नागकेशर, वासागैरी, कुशानुक, दुर्वाकल्प, इस तरह की रक्त स्तंभक द्रव्य उसको दिए थे। फिर बल अच्छा है इसलिए वमन करवाया और योनि पिचू गोखरू घृत का उसको रखने के लिए दिया और मात्रा बस्ती महाकल्याणक घृत के हफ्ते में 2 बार इस तरह से दिए। अभ्यंतर औषधि में कांति प्रभा, पद्मकिट्ट, वसंत कुसुमाकर, जीवनीय गण, पुष्यानुक, सौराष्ट्री लाही, इस तरह का दिया। इस तरह से उसकी 1.5 साल तक चिकित्सा चली। रक्त प्रदर कंप्लीटली उपशय हो गया और यूएसजी में अब वह अपत्यकांक्षी थी। सॉरी, ये अलग एक केस है। उसका रक्त प्रदर का कंप्लीटली उपशय हो गया वमन के बाद। वमन और फिर स्तंभन चिकित्सा। यह वृद्धा हा निर्हर्तव्या के एक अलग केस है वंध्यत्व की। 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, सब तरह की एलोपैथिक ट्रीटमेंट ली, आईवीएफ करवाया, यश नहीं। 3 बार उसका आईवीएफ हो चुका था। फिलहाल कोई लक्षण नहीं, ऐसे रुग्णा ने कहा। सिर्फ यूएसजी थिनिंग ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऐसा था, इसलिए वह आईवीएफ अब नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें इम्प्लांट ही नहीं होगा, इतना वह यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिनिंग था। पूर्व व्याधि जीर्ण अम्ल पित्त का था, तो जून 22 में बस्ती दिए और 5 महीने तक गर्भस्थापन चिकित्सा की, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, फिर भी गर्भधारणा नहीं हुई। फिर दिसंबर में उसको उत्तर बस्ती दिए, तब परीक्षण किया, तब कंप्लीट गर्भाशय मुख पाक था। यह उसके बाद का पिक्चर उसी पिक्चर में है। गर्भाशय मुख पाक था, तो उसको स्नेहन पूर्वक रक्तमोक्षण किया मैंने और दिसंबर में स्थानिक मधु और घृत मिला के उसका पिच्चू रखने के लिए दिया। सारीवा मंजिष्ठा, जीवनीय गण, प्रथम मास कल्प, इस तरह का की चिकित्सा उसको दी, गर्भस्थापन चिकित्सा। फिर फरवरी में स्नेहन स्वेदक पूर्वक वमन किया और मार्च में उनको गर्भधारणा हो गई। दिस इज वृद्धा निर्हर्तव्या, इतने बहुत मात्रा में दोष होना। यह एक लास्ट एग्जाम्पल देती हूँ वृद्धा निर्हर्तव्या का। एक 78 इयर्स के रुग्ण, 3 जुलाई को उनको मूर्छा आ गई। इन्वेस्टिगेशंस जो करवाए उसमें सेरेब्रल इन्फार्क्ट था, सो एडमिटेड इन आईसीयू, नो रिस्पॉन्स। फिर पंचकर्म क्लिनिक में एडमिट किया, आईसीयू से निकाला और पंचकर्म क्लिनिक में उनको ले आए। जब लेकर आ गए थे तो तंद्रा थी, वाग्देह मनसाम चेष्टाम आक्षिप्य अतिबलामलाहा,
इस तरह की तंद्रा की जो संप्राप्ति है, उस तरह के अ, लक्षण कंप्लीट वो मतलब मूर्छित ही थे। स्नेहन और जब उठाए तो उठते थे, मतलब अगर आपने हिलाया उनको, किसी तरह से प्रतिबोधन किया तो उतनी देर तक वह जागते थे, फिर से तंद्रा में चले जाते थे। स्नेहन स्वेदन पूर्वक उनको मुस्ता दिया, पन बस्ती दिया, क्योंकि मूर्छा के लिए भी आता है चरक सूत्रस्थान अध्याय 24 में, विधि शोणितीय अध्याय में, स्नेह स्वेदोपपन्नानाम यथा दोषम यथा बलम पंचकर्माणि कुर्वीत मूर्छायेषु मदेषु च। तो उनको मुस्तादी बस्ती देने के बाद, मुस्तादीपन देने के बाद जो प्रत्यागम हुआ, उसमें से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इतने कृमि निकले, कृमि का पतन हुआ। यहाँ एक थर्ड पिक्चर में वो कृमि लेके दिखाया है कि इस तरह से बड़े-बड़े सूत्रकृमि थे और वो निकलने के बाद, निरूह के प्रत्यागम होने के बाद वह मूर्छा से जागृत हो गए। तो यह वृद्धाः निर्हर्तव्याः, यहाँ पे निर्हरण ही करना चाहिए। एक ओल्ड आई सर्जन की केस आई थी मेरे पास, कंटिन्यूअस आई इन्फेक्शन होता था उनको और उसके लिए वो कंटिन्यू एंटीबायोटिक्स लेते थे, आई ड्रॉप्स डालते थे। हेतु में मद्य, सिगारेट, विदाही आहार, आतप सेवन और आई सर्जन थे, इसलिए सतत सूक्ष्म अवलोकन उनको करना पड़ता था। परीक्षण में यकृताध पीड़ना सहत्व था, नेत्र रक्तपीत वर्ण के थे, अत्यंत मलिन नेत्र थे, दोष पित्त और अधिष्ठान रक्त नेत्र, ऐसे करके मैंने विरेचन चिकित्सा दी और उसके बाद पित्त शमन चिकित्सा दी। जीवन त्यादी स्नेहपान दीर्घ काल तक किया। विरेचन और पित्त शमन, इनसे 21 दिन में ही उनको पूर्ण उपशय आ गया, लेकिन जीवन त्यादी स्नेहपान शमन मात्रा में उनको कई दिन तक चालू रहा। तो ये सब केसेस जो है वो वृद्धा निर्हर्तव्याः के है। फिर लास्ट सिद्धांत बताते हैं कि समाः दोषाः परिपाल्या। अगर समदोष स्थिति है तो उसका परिपालन करना चाहिए। इसलिए अभी परिपालन करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्वस्थ वृत्त पालन, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अंजन नहीं करना यह नेत्र बल के क्षय का हेतु है। अंजन करना यह स्वस्थ वृत्त है। अगर आपने अंजन नहीं किया तो अपने आप वह नेत्र बल का क्षय कम हो जाएगा। आपको कुछ बाकी हेतु सेवन करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ अंजन न करना यह हेतु हो सकता है। अभ्यंग नहीं करना यह त्वक रोक्ष का हेतु हो सकता है। बाकी वायु सेवन, आतप सेवन ये करने से तो बहुत ज्यादा वायु बढ़ेगा, लेकिन अभ्यंग नहीं करने से भी त्वचा में रोक्ष आ जाएगा। तो इसलिए सम का परिपालन करने के लिए स्वस्थ वृत्त पालन जरूरी होता है। इति दोषौषध निरूपणम। धन्यवाद।